नमस्कार दोस्तों। आखिर कारपोरेट्स ऐसा क्या चाहते हैं कि वो खेती पर कब्जा जमाना चाहते हैं और ये काफ़ी समय से विवाद का विषय भी चल रहा है। तो भारत का किराना बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है और अब इस पर कब्जे की होड़ चल रही है। सितंबर 2020 में संसद ने कुछ कृषि कानूनों को पास किया। उसको लेकर किसान गुस्से में हैं। किसान संगठनों का कहना है कि ये कानून कारपोरेट्स के फायदे के लिए है। इन कानूनों के लागू होने के बाद कारपोरेट्स न केवल आसानी से कृषि उपज खरीद सकेंगे, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक ठेके पर खेती भी करवा सकेंगे और उपज खरीद कर अपने पास स्टोरेज भी या जमा भी कर सकेंगे। किसान संगठनों की यह आशंका काफ़ी हद तक इसलिए सही लगती है क्योंकि पिछले कुछ सालों के दौरान इन कारपोरेट्स ग्रुप्स के द्वारा फूड और किराना या ग्रोसरी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई गई है। बल्कि कई स्टडीज़ तो ये भी बताती हैं कि आने वाले सालों में इन दोनों क्षेत्रों में संगठित बाजार की हिस्सेदारी बढ़ेगी। मतलब कारपोरेट्स यहाँ पर आएगा। साथ ही इसमें ऑनलाइन मार्केट का दखल भी बढ़ेगा। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इन्होंने एक फॉरेन एग्रीकल्चर एक रिपोर्ट दी है 17 जुलाई 2019 को, और ये यूएसए के द्वारा दी गई है। इसमें भारत के रिटेल फूड सेक्टर पर एक रिपोर्ट है ये कि रिटेल सेक्टर एक्सपेंशन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। ये रिपोर्ट यह बताती कि भारत के विकसित होते कृषि बाजार से खाद्य प्रसंस्करण, आयातक, थोक विक्रेता, खुदरा या फूड सर्विस ऑपरेटर जुड़े हुए हैं। और भारत की फूड एवं ग्रोसरी रिटेल मार्केट दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट है, जो सालाना लगभग 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अगर इसको रुपए में देखें तो करीबन 37 लाख करोड़ रुपए की बिक्री करती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस रिटेल बाजार पर अभी पारंपरिक स्टोर जैसे कि गली नुक्कड़ की दुकानें या किराना स्टोर का कब्जा है और इसकी हिस्सेदारी लगभग 98% बताई गई है। जबकि सुपरमार्केट जैसे नए और आधुनिक बाजार की हिस्सेदारी 2% है। 2019 की इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2020 तक आधुनिक बाजार की हिस्सेदारी दोगुनी यानी 4% हो जाएगी। वहीं कुछ निजी स्वतंत्र जो एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि 2023 तक भारत की जो जो खुदरा बिक्री में 60% वृद्धि होगी और यह बाजार लगभग 800 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है इन बिजनेस घरानों के लिए। तो आप समझ ही रहे होंगे कि दरअसल यूएस एफडीए द्वारा अक्सर दूसरे देशों के बारे में इस तरह की रिपोर्टें जारी की जाती हैं ताकि जो अमेरिकी कारोबारी हैं इन रिपोर्ट्स के बेसिस पर अपने लिए दूसरे देशों में संभावनाएं तलाश सकें। इस रिपोर्ट में भी अमेरिकी कारोबारियों को भारत में खाद्य और किराना क्षेत्र में अपने लिए बाजार तलाशने को कहा गया है। अब अमेरिका के कृषि विभाग की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि भारत का सबसे बड़ा फूड रिटेलर रिलायंस समूह डिजिटल थोक मार्केट के माध्यम से पारंपरिक किराना बाजार में अपनी दखल बढ़ाना चाहता है, जो पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में ई कॉमर्स का चलन काफ़ी बढ़ गया है। हालांकि शुरू में किराना बाजार में इसका चलन नहीं देखा गया, लेकिन अब इसमें लगातार वृद्धि हो रही है या इसमें बढ़ोतरी हो रही है। खासकर जो कोविड का फेज़ था, कोविड के फेज़ के कारण कोविड-19 में जो वैश्विक महामारी के दौरान ऑनलाइन बाज़ार में जो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। मार्केट रिसर्च एवं एडवाइजरी फर्म रेडसीन ने भी सितंबर 2020 में अपनी रिसर्च में कुछ ऐसा ही कहा है। उन्होंने कहा है कि जो लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से जो ई ग्रोसरी के ज़रिए खरीदारी हो रही थी, अब पहले की तुलना में उसमें 73% की ग्रोथ देखी गई है। ताज़ा सब्जी और फल की खरीद में भी लगभग 144% की ग्रोथ आई है। जबकि जो पैकेट बंद आटा, दालें, मैगी या जो दूध हैं, तेल हैं, इनकी बिक्री में भी 150% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब चूँकि ऑनलाइन बिक्री बढ़ने से बाजार के कई बड़े-बड़े खिलाड़ियों और कॉर्पोरेट्स का ध्यान इस ओर पक्का जाएगा, जिसमें जियो प्लेटफ़ॉर्म प्रमुख है। अब भारत में ऑनलाइन ग्रोसरी का बाजार 1.98 बिलियन डॉलर का था 2019 में, जो 2024 तक बढ़कर 18.2 बिलियन डॉलर का हो सकता है। जबकि रेडसील की रिपोर्ट कहती है कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा रिलायंस को ही मिलेगा, जिसने हाल ही में फेसबुक के साथ एक साझेदारी की है। और भारत में बिग बाजार
ईजी डे क्लब और एफबीबी रिटेल स्टोर चेन चला रही कंपनी फ्यूचर रिटेल का भी इसने अधिग्रहण कर लिया है। अब इसके अलावा फ्लिपकार्ट भी है, अमेज़न भी है, स्विगी भी है, ज़ोमैटो है। ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ भी ऑनलाइन खरीद का फ़ायदा भी इनको मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों की चिंता क्या वास्तविक है कि नहीं। इसमें जो सबसे बड़ा जो जो नुकसान होगा, वो कारपेट खेती के तहत छोटे किसानों को होगा। क्योंकि कारपेट जो खेती होगी उसमें बड़े किसानों के पास, जिनके पास बड़ी जोत होगी और जिनके पास सिंचाई की सभी सुविधाएँ मौजूद होंगी, उन्हीं को इस खेती का फ़ायदा मिलेगा। छोटे किसानों को तो इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएँ, वो टेक्नोलॉज़ी नहीं है। तो ज़ाहिर बात है कि छोटे किसान आने वाले भविष्य में अपनी ज़मीनों को बेचेंगे या फिर अपनी ही ज़मीन पर वो वहाँ पर मज़दूरी करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों का गुस्सा जायज़ है या नहीं, ये तो फ़िलहाल भविष्य ही बताएगा कि इस आंदोलन ये कितना सक्सेस होता है या सरकार जो कह रही है वो बातें सही हैं। फ़िलहाल किसानों की जो चिंता है वो कुछ हद तक किसानों को सही लग रही है और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है वो भी कुछ हद तक सही लग रहा है। तो अब इसमें से कॉम्बिनेशन क्या ऐसा बनाया जाए कि दोनों को मतलब फ़ायदा हो, जिसमें किसान को भी फ़ायदा हो और सरकार अपनी बातों को भी किसान तक पहुंचा सके। तो चलिए देखते हैं कि आखिर समय में क्या लिखा हुआ है या समय ही इसको बताएगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। जो बड़े बड़े कारोबारी घराने हैं उनकी नज़र अब इस मार्केट पर है या किसानों के उत्पादन पर है। मार्च 2018 में भी अमेरिका के कृषि विभाग ने एक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जो बताती कि भारत के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी संगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। और इस रिपोर्ट में एसोचेम और ग्रांट थॉर्टन स्टडी के हवाले से भी बताया गया था कि भारत में फूड और बेवरेज जो विनिर्माण है के क्षेत्र में 2024 तक $33 बिलियन का इसमें निवेश होगा। भारत में प्रमुख जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियों में नेस्ले इंडिया लिमिटेड, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अमूल इंडिया, पार्ले एग्रो प्राइवेट इंटरनेशनल्स या हल्दीराम जैसे कई सारे ब्रांड्स या आईटीसी जैसे कई सारे ब्रांड्स भी शामिल हैं। भारत में पैकेट बंद खाने के सामान का बिजनेस किस तेजी से बढ़ रहा है, अमेरिकी कृषि विभाग ने इस रिपोर्ट में भी साफ देखा है। रिपोर्ट बताती है कि 2013 में जहां चावल, पास्ता और नूडल्स की 19.25 लाख टन की बिक्री हुई, जो 2017 में बढ़कर 31.49 लाख टन हो गया, यानी 64% बढ़ा है। इसी प्रकार ब्रेकफास्ट फूड में भी 89%, तेल और फैट में भी 93%, प्रोसेस्ड मीट में 77 और रेडी मील्स में 74% की ग्रोथ देखी गई है। ये रिपोर्ट्स बताती कि भारत में कृषि उपजों से जुड़े उद्योगों में संगठित और ऑनलाइन कारोबार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इन संभावनाओं को और अधिक तेजी प्रदान करने में कृषि कानून मददगार साबित हो सकते हैं। अब किसानों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कृषि कानूनों के लागू होने के बाद कारपोरेट्स को पूरी छूट मिल जाएगी, जिसका खामियाजा आने वाले सालों में उनको भुगतना पड़ेगा। किसानों के निशाने पर अभी सिर्फ दो ही कारपोरेट्स हैं जो उन्हें दिखाई दे रहे हैं। एक हैं अडानी और दूसरा है रिलायंस के अंबानी। बेशक ये दोनों समूह अलग अलग बयानों में यह साफ कह चुके हैं कि उन्हें कृषि कानूनों से कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन दोनों समूह ने जिस तरह से फूड और रिटेल क्षेत्र में लेकर अपनी तैयारी की है, उससे यह तो स्पष्ट होता है कि आने वाले सालों में ये दोनों कारपोरेट समूह फूड और ग्रोसरी बाजार के प्रमुख खिलाड़ी होंगे। भारत में पैकेट बंद जो फूड है उनका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसमें है एक प्रमुख पैकेट बंद खाद्य तेल। और इस बिजनेस में अडानी बिल्मर लिमिटेड की हिस्सेदारी लगभग 20% है। इस कंपनी में भारत के अडानी समूह और सिंगापुर की बिल्मर इंटरनेशनल लिमिटेड की 50-50% की हिस्सेदारी है। इस कंपनी ने खाद्य तेल से अपनी शुरुआत की और फॉर्च्यून सोयाबीन, फॉर्च्यून सनफ्लावर, फॉर्च्यून कॉटन सीड तेल अभी तक ये बेच रही है। इसके अलावा अडानी बिल्मर ने बेसन, बासमती चावल और गेहूं का आटा और सीधे पकने के लिए जैसे बोलते हैं रेडी टू कुक सुपर फूड खिचड़ी के अलावा दालें, शक्कर
और सोया चॉक्स का भी कारोबार शुरू किया है। इसके अलावा अडानी समूह हिमाचल में किसानों से सेब खरीदने का बिजनेस भी कर रही है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लंबे समय से इस बिजनेस में है, मतलब कृषि उत्पादों को बेचने का काम करती है। रिलायंस रिटेल के नाम से कंपनी के लगभग 2006 से ये काम स्टार्ट किया था इस कंपनी ने। और रिलायंस फ्रेश के नाम से कंपनी के लगभग 800 से अधिक स्टोर हैं। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इन स्टोर में रोजाना 200 टन फल और 300 टन ताज़ा सब्जियां बेची जाती हैं। रिलायंस रिटेल द्वारा खेतों से सीधे घर तक खाने का सामान पहुंचाने वाला एक फॉर्म है, फार्म टू फार्क मॉडल के तहत किसानों और छोटे वेंडर से खरीदारी की जाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी जियो मार्ट ऑनलाइन पोर्टल में सामान के साथ साथ ग्रोसरी का सामान की बिक्री भी अब बढ़ाएगी। और कंपनी की योजना जो है वो जियो कृषि ऐप भी लॉन्च करने की है। इस ऐप के जरिए किसानों को रिलायंस रिटेल से जोड़ा जाएगा। अब ये देखना है कि किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन किसानों की बड़ी चिंता कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं है। अगर वहाँ पर कोई विवाद होगा तो उसको एसडीएम या एडीएम लेवल का अधिकारी समझाएगा, जिससे और वो उनको कोर्ट में जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। कोर्ट में जाने की भी मनाही है। वैसे तो भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखें तो पिछले 30 सालों से हो रही है। पंजाब और हरियाणा के कई सारे किसानों को इसका फ़ायदा भी हुआ है, लेकिन इससे सभी किसानों को फ़ायदा होगा ऐसा पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो पहली ज़रूरत होती है वो होती है एक बड़ा भूभाग हो, कम से कम 5 एकड़ की ज़मीन हो, और वो भी पूरी तरीके से सिंचित होनी चाहिए, जो सभी किसानों के पास नहीं होता। दूसरी बात यह है कि किसान और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक लिखित समझौता होता है। दुखद पहलू यह है कि सभी किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए किसान गुमराह भी हो सकते हैं और सरकार के दिशा निर्देश भी इन कानूनों में अभी सही तरीके से समझ में नहीं आ रहे हैं। अगर कोई विवाद होगा तो उसे एसडीएम या एडीएम लेवल का अधिकारी समझा सुलझाएगा। उसके लिए कोर्ट में जाने की मनाही की भी बात की गई है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लाभ छोटे किसानों को नहीं होगा, और इसकी वजह से एक ना एक दिन छोटे किसान अपनी ज़मीन बेचेंगे, और यही किसानों की चिंता का सबसे बड़ा कारण है। उम्मीद करता हूँ ये जो मेरी तरफ से जो छानबीन की गई है, इस रिपोर्ट्स का जो अध्ययन किया गया है, वो आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है क्यों बिजनेसमैन इस एग्रीकल्चर मार्केट की तरफ आकर्षित हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। इसे लाइक करिए, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि लोगों की नॉलेज में ये बातें जाएं। थैंक यू।